Good morning, student. Welcome to the class of ancient history, and today we are going to discuss about Jainism. और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स में इसमें जो क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, क्वेश्चंस बेसिकली दो टाइप से हमें पूछे जाते हैं। एक तो जैनिज्म के आर्ट एंड कल्चर के बारे में, और दूसरे जो हैं वो जैनिज्म की फिलोसफी के बारे में। ये दो टाइप के क्वेश्चन हमें पूछने को मिलते हैं ज़्यादातर। तो हमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी पढ़ना और जैनिज्म की फिलोसफी के एज अ रिलीजन के बारे में भी हमें पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं जैनिज्म शब्द का मतलब क्या है। जैनिज्म शब्द आया जिन्न से, जिसका मतलब होता है कॉन्क्योरर। जैनिज्म शब्द कहाँ से आता है? जिन से, जिसका मतलब होता है क्योरर। जिन वो स्पिरिचुअल विक्टर है जिसने अपने इनर एनिमीज जैसे कि डिजायर, हेटर्ड, एंगर, मतलब कि गुस्सा, उस पर जीत हासिल कर ली हो। यहाँ दो और टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक है निर्ग्रंथ एंड सेकंड वन इज श्रमण। निर्ग्रंथ का मतलब है फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स, यानी वर्ल्डली अटैचमेंट से जो मुक्त है उसको कहा जाता है निर्ग्रंथ। और श्रमण का मतलब है जो उन एस्थेटिक प्रैक्टिसेस, उन एस्थेटिक प्रैक्टिशनर कहते हैं, श्रमण उन्हें कहा जाता है वन हु परफॉर्म स्पिरिचुअल एक्सर्शन रेफरिंग टू एस्थेटिक प्रैक्टिशनर्स ऑफ जैनिज्म, जो कि कठिन तपस्या करते हैं, उन्हें कहा जाता है श्रमण। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हम देखें, प्री महावीरा पीरियड के अराउंड यूपीएससी के लिए एक बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर लीजिए कि जैनिज्म महावीर द्वारा फाउंड नहीं किया गया था। वो 24th और लास्ट तीर्थंकर थे। मतलब कि जैनिज्म महावीर द्वारा फाउंड नहीं किया था, 24th और लास्ट, मतलब कि उनसे पहले भी जो कि जैनिज्म थे, महावीरा थे, वो 24th तीर्थंकरा थे। उनसे पहले 23 तीर्थंकरा और थे, जिन और उसके बाद जो 24th तीर्थंकरा होते हैं वो होते हैं महावीरा। सो महावीरा फाउंडर नहीं है जैनिज्म के। इस ट्रेडिशन की शुरुआत होती है ऋषभ देवा से। इस ट्रेडिशन की कहाँ से शुरुआत होती है? ऋषभ देवा से, जो कि यहाँ के फर्स्ट तीर्थंकरा थे। ऋषभ देवा का जिक्र हमें ऋग्वेदा में मिलता है, विष्णु पुराण और भगवत गीता में भी हमें देखने को मिलता है इनका जिक्र। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला जो मेल टोर्सो और बुल सिम्बर, वो भी ऋषभ देव से एसोसिएट किए जाते हैं। सो इतना पुराना ये रिलीजन है। नेक्स्ट हम बात करें टाइमलाइन ऑफ तीर्थंकरा। अब तीर्थंकरा की हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन को देखते हैं। फर्स्ट है ऋषभ देवा। इनका पीरियड मिथोलॉजिकल माना जाता है कि ये व्यक्ति पता नहीं अब हुए थे या नहीं थे, या कहानियों में है या सच में है। इनका कोई ठोस एविडेंस नहीं है कि किस पीरियड में ऋषभ देवा हुए। देन पार्श्वनाथ, ये एक हिस्टोरिकल फिगर है जिनका समय लगभग 877 से 777 बीसी में रहा। और 24th जो महावीरा है, 24th जो तीर्थंकरा है वो है महावीरा। इनका समय कब रहा? इनका समय रहा 599 टू 527 बीसीई। अब जो तीर्थंकरा है उनके सिंबल, उनके कलर और यक्ष यक्षिणी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ऋषभ देवा का सिंबल क्या है? ऋषभ देवा का सिंबल है बुल, उनका कलर है गोल्डन, उनके यक्ष हैं गोमुखा, और चक्रेश्वरी जो है वो है यक्षिणी। देन अजीतनाथ, इनके सिंबल है एलिफेंट, कलर है गोल्डन, यक्ष है महायक्षा और यक्षिणी है अजीता। देन संभवनाथ, इनके सिंबल है होस, कलर गोल्डन, यक्ष त्रिमुखा, यक्षिणी दुरितारी। देन अभिनंदनथा, इनके जो सिंबल है, इनका सिंबल है मंकी, कलर गोल्डन, यक्ष यक्षेत, यक्षिणी कजबला। देन सुमतिनाथ, इनके सिंबल है करल्यू, कलर गोल्डन, यक्ष तुम्बरू, यक्षिणी महाकाली। सिक्स्थ वन इज पदम प्रभा, सिंबल लोटस, कलर रेड, यक्ष कुसुमा, यक्षिणी मनोवेगा। सेवंथ वन इज सुपर्श्वनथा, सिंबल स्वस्तिका, कलर ग्रीन, यक्ष मतंगा, यक्षिणी संत। एट्थ वन इज चंद्र प्रभा, सिंबल इज मून, कलर वाइट, यक्ष विद्या, यक्षिणी ब्रीकुति। देन नाइन्थ इज पुरुषपदंत, पुरुषपदंत, सिंबल इज क्रोकोडाइल, कलर वाइट, यक्ष
अजीता यक्षिणी सूत्रा। 10th is Sitalnatha, symbol Shrivast, color golden, Yaksh Brahma, Yakshini Ashoka। 11th one is Shrimsnatha, symbol rhinoceros, color golden, Yaksh Yakshit and Yakshini Manvi। Vasu Puja, symbol is buffalo, color is red, Yaksh is Kumar, Yakshini is Chanda। 13th one is Vimalnath, इनके सिंबल है बोर, कलर है गोल्डन, यक्ष है शानमुखा, यक्षिणी है विदिता। देन 14th वन थी अनंतनाथ, सिंबल इज फाल्कन, कलर इज गोल्डन, यक्ष इज पटाला, यक्षिणी इज अंकुशा। 15th वन इज धर्मनाथा, सिंबल इज वज्र, कलर इज गोल्डन, यक्ष नेम इज किन्नरा एंड यक्षिणी नेम इज कंद्रपा। 16th इज शांतिनाथा, symbol is deer, color is golden, yaksh is garuda, yakshini is nirvani। next is 17th तीर्थंकरा, इनका नाम है कुंटुनाथा, symbol is goat, color is golden, yaksh गंधर्व, यक्षिणी बाला। 18th तीर्थंकरा is arnatha, symbol is नंद्यावर्ता, color is golden, yaksh is yakshet, yakshini is धरन प्रिया। 19th is Malinatha, symbol is Kalsha, color is blue, Yaksha is Kubera, Yakshini is Dharnapriya। 20th Tirthankara is Muni Suvrata, symbol is tortoise, color is black, Yaksha is Varuna, Yakshini is Nardatta। 21st Tirthankara is Naminatha, symbol is blue lotus, color is golden, Yaksha is Brikuti, Yakshini is Gandhari। 22nd is Neminatha, symbol is conch, color is black, Yaksh is Gomeda, Yakshini is Ambika। 23rd is Parshvanath, symbol is serpent, color is blue, Yaksh is Dharmendra, Yakshini is Padmavati। And last one is Mahavira, his symbol is lion, color is golden, Yaksh is Matanga and Yakshini is Siddhaika। Now the ऋषभदेवा आदिनाथा द फर्स्ट तीर्थंकरा। अब डिटेल में बात करते हैं फर्स्ट तीर्थंकरा की। इनका जो सिंबल है वो है बुल यानी कि वृषभ। फादर इनके थे किंग नाबी, मदर थी मारू देवी, बर्थ प्लेस था अयोध्या, सन था भारता, फर्स्ट चक्रवर्ती एंड बाहुबली। अब इनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। टोट 72 आर्ट्स टू मेन, 64 आर्ट्स टू वुमेन। Introduced agriculture, craft and matrimony. Called Adi Brahma, first creator of civilization. Mentioned in Rigved, Yajurved, Bhagavad Puran. Attained मोक्ष at Mount Ashpada. कैलाश में इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। Next is बाहुबली, the son of ऋषभदेवा। यूपीएससी का क्रिटिकल पॉइंट है कि बाहुबली की गोमतेश्वरा स्टैचू एट श्रवण बेलागोला इन कर्नाटका। सो ये बाहुबली की ये एक स्टैचू है जो कि कहाँ पे कर्नाटका में लोकेटेड है और इसका नाम है गोमतेश्वरा। इसे चमुंदराया जनरल ऑफ गंगा डायनेस्टी ने बिल्ट करवाया था और ईयर था 983 सीई। हाइट है इसकी 57 फीट। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू। मोनोलिथिक का मतलब कि सिंगल रॉक या सिंगल स्टोन से ही ये बना हुआ है। तो 57 वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज नेमिनथा, अरिष्ट नेमी। नेमिनथा के बारे में कुछ की डिटेल्स। इनका जो सिंबल है कूंच शेल, कलर है डार्क ब्लैक, एसोसिएशन कजन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और इनका जो बर्थ था वो था सोरीपुरी द्वारका। इनके फादर थे किंग समुद्र विजय। अब इनके सिग्निफिकेंस की बात करें, रिनंसिएशन का। सो एनिमल्स बीइंग स्लॉटर्ड फॉर हिज वेडिंग फीस्ट। उन्होंने रिनंसिएशन तब किया जब उन्होंने अपनी वेडिंग फीस्ट के लिए एनिमल्स को स्लॉटर होते देखा। उनका जो मोक्ष प्लेस है वो है माउंट गिरनार, गुजरात में उनका मोक्ष प्लेस है। और यूपीएससी का एक इम्पोर्टेंट कि जैनिज्म को लिंक करता है विद यादव क्लैंस एंड डेमोन्स्ट्रेट एंटीक्विटी ऑफ जैन ट्रेडिशन। नाउ नेक्स्ट इज 23rd तीर्थंकरा पार्श्वनाथ। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ये एक हिस्टोरिकल फिगर है और इनके बारे में हम लोग देखते हैं। टाइम पीरियड की बात करें 877 BC टू 777 BC, 100 years ऑफ लाइफ।
सो 100 साल तक ये जिए थे। इनका जो सिंबल है वो है सरपेंट, नागाहुड, कलर है ब्लू, फादर है किंग अश्वेशना, मदर है क्वीन वामा, और बर्थ प्लेस है वाराणसी काशी। इनके जो वाइफ थे वो थे प्रभावती, और इन्होंने, इनकी रिनाउंसिएशन एज कब थी कि इन्होंने, रिनाउंसिएशन एज थी 30 ईयर्स। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देखिए तो इनका जो मोक्ष प्लेस है वो है समेट शिखर, पारसनाथ हिल इन झारखंड, वहां पे जाके इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। अब इनके फॉलोअर्स इन्हें क्या कहते हैं, निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथा का मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जिसे किसी भी बात की, किसी भी मतलब कि जो वर्ल्डली अटैचमेंट से अलग हो चुका होता है उन्हें निर्ग्रंथा कहा जाता है। और जो महावीरा के पेरेंट्स थे, महावीरा जो 24th तीर्थंकरा हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी इनके फॉलोअर थे, पार्श्वनाथ के फॉलोअर थे। नेक्स्ट इज पार्श्वनाथ टीचिंग चतुर्यामा धर्मा। पार्श्वनाथ ने 4 वोज सिखाए। फर्स्ट इज अहिंसा, नॉन वायलेंस टुवर्ड ऑल लिविंग बीइंग। सेकंड इज सत्या, ट्रुथफुलनेस इन थॉट्स, वर्ड एंड डीड, थॉट, वर्ड एंड डीड, कि हमेशा सच बोलना चाहिए। थर्ड इज असत्य, नो स्टीलिंग, नो टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन, कि चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए। फोर्थ इज अपरिग्रह, नो पोजेशन, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स। पार्श्वनाथ ने ब्रह्मचार्य सेलिबेसी को वो नहीं दिया था, इसे महावीरा ने बाद में ऐड किया था। सो जो वो ब्रह्मचार्य है वो महावीरा द्वारा ऐड किया जाता है, पार्श्वनाथ ने सिर्फ ये 4 वोज ही दिए थे। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं वर्धमान महावीरा, दी 24th तीर्थंकरा। इनकी हम बात करते हैं वर्धमान महावीरा की। सो उनका जन्म था 599 बीसी एंड श्वेतांबरा 540 बीसी दिगंबरा। सो श्वेतांबर और दिगंबर ये दो, मतलब कि 2 डिवीजन हैं जैनिज्म के। 2 हिस्सों में जैनिज्म बटा हुआ है, एक श्वेतांबर जो कि सफेद कपड़े पहन के रखते हैं, और एक दिगंबर जो कि कपड़े ही नहीं पहनते। सो दिगंबर कौन होते हैं, दिगंबर होते हैं कपड़े नहीं जो पहन के रखते, आपने कई मंक्स देखे होंगे, उनको कहा जाता है दिगंबर्स। और श्वेतांबर्स कौन से होते हैं, आपने कई देखे होंगे जो कि वाइट कपड़े पहन के रखते हैं, मुंह पे वाइट पट्टी भी बांध के रखते हैं, उनको कहा जाता है श्वेतांबर्स। बर्थ प्लेस की बात करें तो कुंदग्रामा, कुंडलपुर नियर वैशाली बिहार। और बर्थ नक्षत्र की बात करें उत्तरा फाल्गुनी। चाइल्डहुड नेम था वर्धमान, मीनिंग वन हु ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी। फादर थे सिद्धार्थ, चीफ ऑफ जंत्रिका क्लैन। मदर थे त्रिशला विदेयता, सिस्टर ऑफ चेतका। क्लैन उनका था जनत्रिका, क्लैन था जनत्रिका जो कि क्षत्रिय वर्ण में आता था। गोत्र उनका क्या था, गोत्र था कश्यप। मैटरनल अंकल उनके कौन से थे, चेतका, किंग ऑफ वैशाली, जो उनके मामा कहलाए। अब नेक्स्ट हम बात करें महावीरा के फैमिली कलेक्शंस की। महावीरा वाज रिलेटेड टू बिंबिसरा थ्रू मैरिज। अब प्राइमरी ब्रांचेस देखिए, त्रिशला, चेलना, अदर डॉटर्स। सो ये उनकी डॉटर्स थी। पॉलिटिकल लिंक की बात करें तो चेलना जो उनकी डॉटर थी उनकी शादी हुई बिंबिसरा से। बिंबिसरा राजा थे उस समय के। और चेतका जो थे, चेतका थे लिच्छवी चीफ, लिच्छवी चीफ फैमिली पैट्रियार्क। सो वो काफी मतलब कि काफी हाई प्रोफाइल फैमिली में से आते थे महावीरा। अब नेम्स, अब नेम्स एंड टाइटल्स ऑफ महावीरा। महावीरा के कुछ और भी नाम है। अब नाम की बात करें तो सबसे पहले जो नाम है वर्धमान। वर्धमान का मतलब होता है प्रोस्पेरिटी। इसका जो
सिग्निफिकेंस या जो रीज़न है वो है गिवन एट बर्थ, कि जो बर्थ पे उन्हें ये नाम दिया गया था। प्रोस्पेरिटी इंक्रीज्ड आफ्टर हिज कंसेप्शन, उनके घर पे बरकत रहने लग गई थी उनके जन्म के बाद। महावीरा की बात करें तो महावीरा का मतलब है ग्रेट हीरो फॉर हिज स्पिरिचुअल करेज एंड कॉन्क्वेस्ट ओवर पैशन, इस वजह से उनका नाम पड़ा महावीरा। जिन्ना भी टाइटल दिया गया उन्हें, जिन्ना का मतलब कॉन्क्योरर, जिसने अपने इनर एनिमीज को कॉन्क्योर कर लिया। निर्ग्रंथा भी उन्हें टाइटल दिया गया, फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स, डिटैच्ड फ्रॉम वर्ल्डली पोजेशन। जनंत पुत्रा की बात, जनंत पुत्रा जो उन्हें टाइटल दिया गया उसका मतलब था सन ऑफ जनतास, बोर्न इन जनत्रिका क्लैन, जनत्रिका क्लैन में जन्म लेने की वजह से उनका नाम पड़ा जनत पुत्रा। कैवलिन की बात करें, कैवलिन भी टाइटल भी उन्हें दिया गया प्रोजेसर ऑफ सुप्रीम नॉलेज आफ्टर अटेनिंग कैवल्ला जनन। सो कैवल्ला जो हम लोग बुद्धिज्म में बात करते हैं ना, निर्वाण, मतलब कि जब एनलाइटनमेंट को निर्वाण कहा जाता है, यहाँ पे एनलाइटनमेंट को कैवल्या कहा जाता है। कैवल्या का मतलब कि जिसने कैवल्या अचीव कर लिया, मतलब उसने लाइफ का ट्रुथ जान लिया। सो कैवलिन टाइटल भी उन्हें दिया गया, अरिहंत टाइटल भी उन्हें दिया गया। अरिहंत का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, कॉन्क्योर्ड इंटरनल एनिमीज। देन सन्मति का टाइटल भी दिया गया, वन विद राइट अंडरस्टैंडिंग, अचीव्ड परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजी ऑफ महावीरास लाइफ। सो क्रोनोलॉजी अब समझते हैं। बर्थ मतलब बोर्न इन कुंडग्रामा 599 बीसी, जब वो 8 साल के हुए तो गर्भ हरण कंट्रोवर्सी हुई। श्वेतांबर बिलीव ही वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्राह्मीण वुमन देवनंदा टू त्रिशला। श्वेतांबर्स ने कहा कि वो ब्राह्मीण वुमन द्वारा त्रिशला को दिया गया है, ब्राह्मीण वुमन जो थी देवनंदा उसके द्वारा त्रिशला को दिया गया, कि वो त्रिशला का रियल बेटा नहीं है। फिर जब वो यूथ में आते हैं तो उनकी मैरिज होती है, ये डिस्प्यूटेड थोड़ा सा है। यशोदा उनकी वाइफ बनती है, ये एक्सेप्ट करते हैं श्वेतांबर, बट दिगंबर्स इस चीज को डिनाई करते हैं। नेक्स्ट इज 28 ईयर की एज में उनके बेटी होती है। 28 ईयर की एज में उनके यहाँ बेटी होती है जिसका नाम होता है अनुजा प्रिय दर्शना, और ये सिर्फ श्वेतांबर्स ही एक्सेप्ट करते हैं। जब वो 30 साल के होते हैं तो रिनंसिएशन के लिए वो चले जाते हैं, रिनंसिएशन मतलब दीक्षा के लिए वो चले जाते हैं आफ्टर पेरेंट्स डेथ अंडर अशोका ट्री। तो वो मतलब कि जो लाइफ तपस्या के लिए कह लो या फिर लाइफ के ट्रुथ के बारे में जानने के लिए वो चले जाते हैं रिनंसिएशन के लिए। 30 से 42 एज की उम्र में वो फिनांस पीरियड, 12 ईयर्स ऑफ स्वर ऑस्टेरिटीज। सो 42 साल तक वो इसी तरह तपस्या करते रहते हैं, या ये कह लो कि वो रिनंसिएशन पीरियड में ही 12 साल गुजारते हैं, और 42 साल की एज में उन्हें कैवल्ला की प्राप्ति होती है। अटेंड ओमनीसाइंस अंडर सोल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका नियर विलेज जरिम्बिक ग्राम। सो इस विलेज के अराउंड वो रिजुपालिका रिवर के पास एक साल ट्री के नीचे उन्हें कैवल्या की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद वो 42 से 72 साल की एज तक उनका टीचिंग पीरियड रहता है, यानी कि 30 ईयर्स ऑफ प्रीचिंग। फिर जब 72 के होते हैं तो निर्वाण मोक्ष एट पवापुरी बिहार 527 BCE। सो वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। यहाँ पे बुद्धिज्म में जो निर्वाण होता था, बुद्धिज्म में निर्वाण कहा गया है एनलाइटमेंट को, यहाँ पे निर्वाण कहा गया है किसको, यहाँ पे निर्वाण कहा गया है जब उनकी डेथ हो जाती है उसको, जो कि बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। यहाँ पे जो एनलाइटनमेंट की बात है वो है कैवल्ला, यहाँ पे एनलाइटनमेंट को कैवल्ला कहा गया है। 12 ईयर्स ऑफ पेनिटेंस पीरियड, जब वो 12 साल तक मतलब लाइफ के ट्रुथ के बारे में या फिर नॉलेज के बारे में कैवल्या को प्राप्त करने के लिए 12 साल तक जो वो 12 साल का पीरियड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ड्यूरेशन 12 ईयर्स 5.5 मंथ, ट्रेवल्ड थ्रू ईस्टर्न इंडिया, प्रैक्टिस एक्सट्रीम ऑस्ट्री साइलेंस मेडिटेशन। सो ये सारी प्रैक्टिस वो
करते हैं। वोर सिंगल क्लॉथ फॉर 13 मंथ देन बिकेम नेक्ड। सो 13 मंथ तक वो एक ही कपड़ा पहने रखते हैं, उसके बाद वो नेक्ड हो जाते हैं कि वो कपड़ों का भी त्याग कर देते हैं। एट लिटिल ओफन फास्टेड, वो खाने तक का भी त्याग कर देते हैं। हार्डशिप फेस्ड इंसेक्ट वेदर अटैक्स रिड्यूकुलस, सो इन सारी कठिनाइयों से वो गुजरते हैं। की माइलस्टोन विद क्लो फर्स्ट 13 मंथ ओनली अकॉर्डिंग टू दिगंबर, दिगंबर के अकॉर्डिंग वो पहले 13 मंथ ही पहनते हैं। फर्स्ट डिस्कोर्स एट विपुलचल राजगृह, दिस पीरियड ऑफ इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस प्रेयर महावीरा फॉर हिज अल्टीमेट एनलाइटनमेंट। सो इस इतना मतलब 12 साल वो गुजारते हैं, उसके बाद जाके उनको एनलाइटनमेंट अचीव होती है। नेक्स्ट इज अटेनमेंट ऑफ केवल्ला जानन, अब 42 साल की एज में उन्हें जाके एनलाइटनमेंट अचीव होती है। और प्लेस कौन सी होती है? नियर जिरम्बिक ग्राम रिवर होती है, जो जिस रिवर के पास बैठते हैं वो है रिज्जुपालिका। ट्री अंडर अ साल ट्री, पोस्चर गोदिका, मिल्किंग पोस्चर में वो बैठते हैं। सिग्निफिकेंस बिकेम ओमनीसाइंट ऑल नोइंग, कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। नाउ डेथ, निर्वाण ऑफ महावीरा एट द एज ऑफ 72 ईयर्स, ईयर था 527 BCE, प्लेस था पवापुरी पावा बिहार, ड्यूरिंग रेन ऑफ किंग हस्तिपाला ऑफ पावा। सिग्निफिकेंट अटेन्ड मोक्षा, लिबरेशन फ्रॉम रीबर्थ साइकिल। सो इसमें भी जैनिज्म में भी रीबर्थ की बात की गई है। सो यहाँ वो हिंदुइज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आत्मा जाके परमात्मा में मिलती है, यहाँ रीबर्थ की साइकिल है कि मोक्ष की प्राप्ति, मतलब कि रीबर्थ के साइकिल से वो बाहर निकल गए। कमेमोरेशन, दिवाली सेलिब्रेटेड एज महावीरास निर्वाण डे। सो एक ही जो फेस्टिवल है दिवाली जो है वो हिंदू किस लिए फॉलो करते हैं कि राम जी वापस आए थे। फिर सिख किस लिए फॉलो करते हैं कि उनके 6th गुरु के बंदी छोड़ दिवस की वजह से। और जैन लोग फॉलो करते हैं महावीरास निर्वाण डे एज अ दिवाली। प्रेजेंट स्टेटस सिद्धा, लिबरेटेड सोल। नाउ त्रिरत्ना की बात करें, सो जैनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है त्रिरत्ना। द पाथ ऑफ मोक्ष रिक्वायर ऑल 3 ज्वेल्स वर्किंग टुगेदर। सो अगर आपको मोक्ष अटेन करना है, रीबर्थ साइकिल से अगर आपको लिबरेशन चाहिए, तो आपको ये 3 चीज़ें अपनानी चाहिए। फर्स्ट इज राइट फेथ, यानी कि सम्यक दर्शन। ट्रू बिलीफ, फेथ इन तीर्थंकरास एंड टीचिंग, कि आपको तीर्थंकरास में श्रद्धा रखनी चाहिए, उनकी टीचिंग में विश्वास रखना चाहिए। सेकंड इज राइट नॉलेज, सम्यक जानन। ट्रू अंडरस्टैंडिंग रियलिटी करेक्टली। सो सच्चाई को आपको जानना चाहिए। थर्ड वन इज राइट कंडक्ट, सम्यक चरिता। ट्रू बिहेवियर, एथिकल लिविंग, फॉलोइंग वोज। विदाउट ऑल 3 मोक्ष इज इम्पॉसिबल, दे आर इंटरडिपेंडेंट। सो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपको मोक्ष अटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज 5 वोज, पंच महाव्रता। जब पार्श्वनाथ जो 23rd तीर्थंकरा थे तब 4 वोज थे, अब महावीरा ने एक वो और ऐड कर दिया था। वो कौन सा है? वो है ब्रह्मचर्या। सो हम लोग दोबारा वो उसको देखते हैं। फर्स्ट इज अहिंसा, कि नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करना है। देन सत्या, ट्रुथफुलनेस आपको प्रैक्टिस करनी है। देन असत्या, नॉन स्टीलिंग, कि आपको स्टीलिंग नहीं, चोरी नहीं करनी है। फोर्थ इज ब्रह्मचर्या, सेलिबेसी, संन्यास, मतलब ब्रह्मचर्या फॉलो करनी है आपको। फिफ्थ इज सेलिबेसी फॉलो करनी है यहाँ पे ब्रह्मचर्या। फिफ्थ इज अपार गृह, नॉन अटैचमेंट, कि आपको नॉन पोजेशन, नॉन अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग, कोई भी अटैचमेंट आपको नहीं रखनी। फॉर ले पीपल अनुव्रताज लेसर वो सेम 5 वोज बट इन मॉडिफाइड लेस स्ट्रिक्ट फ्रॉम सुटेबल फॉर हाउस होल्डर। सो अगर एक आम व्यक्ति है तो उसको भी यही 5 वोज फॉलो करने होंगे, बट उनको अनुव्रता कहा जाएगा। अगर किसी को मंक बनना है, फॉर मोंक्स, उनके लिए ये 5 महाव्रता ये स्ट्रिक्टली फॉलो करे जाएंगे। बट ले मैन के लिए उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन इस चीज़ में दिया जाएगा। नेक्स्ट इज अहिंसा, नॉन वायलेंस द सुप्रीम वो, कोर प्रिंसिपल अहिंसा परमो धर्म। नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट रिलीजन,
डेफिनेशन नॉट कॉजिंग हार्म टू एनी लिविंग बीइंग। टाइप्स फिजिकल वर्बल मेंटल, कि आप ना ही फिजिकली किसी को हार्म करेंगे, ना ही वर्बल और ना ही मेंटली। अप्लाइज टू ऑल बीइंग्स फ्रॉम वन सेंस टू फाइव सेंस। कंसिक्वेंस स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म, वॉकिंग केयरफुली, फिल्टरिंग वाटर। सो पानी को भी फिल्टर करके पीना है, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन फॉलो करना है, और ध्यान से आपको चलना है कि आपके पैरों के नीचे आके भी कोई किसी जीव की हत्या ना हो जाए। कैटेगरीज ऑफ वॉयलेंस। अब वॉयलेंस कितने प्रकार का होता है? फर्स्ट इज संकल्पी यानी कि इंटेंशनल वॉयलेंस, जो कि आप जानबूझ के करते हो। सेकंड इज विरोधी डिफेंसिव वॉयलेंस, जो कि आप खुद के डिफेंस के लिए करते हो। थर्ड इज उद्यमी ऑक्यूपेशनल वॉयलेंस। एंड फिफ्थ इज आरंभी डोमेस्टिक वॉयलेंस, कुकिंग वगैरह, ये सारे टाइप्स हैं वॉयलेंस के। नेक्स्ट इज सत्या, ट्रुथ। अब ट्रुथ के बारे में बात करें तो ट्रुथ किसे कहा गया? डेफिनेशन स्पीकिंग ट्रुथ दैट इज बेनिफिशियल एंड नॉन हार्मफुल। अब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी बोल देना है। अगर आपकी कई कई बात सामने वाले को हार्म कर रही है, मतलब कि वो वॉयलेंस क्रिएट कर रही है, तो वो ट्रुथ नहीं है, वो सत्य नहीं है। सत्य कौन सा माना जाएगा? जो कि बेनिफिशियल हो, जिससे कुछ गेन हो, और जो कि नॉन हार्मफुल हो। कंडीशन की बात करें, ट्रुथ शुड नॉट कॉज हार्म, रिमेन साइलेंट इफ ट्रुथ हार्म। अगर ट्रुथ से, सत्य से किसी को हार्म पहुंचता है तो उससे बेटर है कि आप चुप ही रह जाओ। एग्जाम्पल नॉट रिवीलिंग हाइडिंग प्लेस ऑफ अ हंटेड एनिमल, कि अगर आपसे पूछे कि कोई एनिमल है, आगे पूछे कि उसने देखा वो हंट कर, मतलब कि कहने की बात है हंटेड एनिमल की आपको जगह नहीं बतानी है कि उसको हार्म पहुंच जाएगा। अगर आपके उसकी जगह बता दोगे तो वो हंट हो जाएगा, उसका शिकार हो जाएगा, तो उसको हार्म पहुंच जाएगा। इसलिए आपको उसकी जगह ना बताने से बेटर है कि आप वहां पे चुप ही रहो। नेक्स्ट इज असत्या, नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग की बात करें, बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या है? नॉट टेकिंग एनीथिंग विदाउट परमिशन, परमिशन के बिना आपको कुछ भी नहीं लेना है। नॉट डिजायरिंग अदर्स प्रॉपर्टी, और अदर्स की प्रॉपर्टी की तरफ भी आपको नहीं देखना है। ब्रॉडर एप्लीकेशन की बात करें, एक्सटेंड टू टाइम, आइडियाज, अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट, इंक्लूड रिस्पेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अदर्स कंट्रीब्यूशन। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट पे ही आपको उनकी ही चोरी नहीं करनी, बस किसी के टाइम या किसी के आइडिया या किसी की अपॉर्चुनिटी की भी आपको चोरी नहीं करनी है। नेक्स्ट इज ब्रह्मचर्य, एडिड बाय महावीरा। महावीरा ने ऐड किया था। फॉर मंक्स कंप्लीट सेलिबेसी, मंक्स के लिए कंप्लीट 100% उन्हें ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। फॉर लेटी फिडेलिटी टू स्पाउस, मेंटल एक्सपेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंजुअल थॉट, कि आपको अपने सेंजुअल थॉट्स को कंट्रोल करना है। अपार गृहा, नॉन पोजेशन। सो फिफ्थ वो इज अपार गृहा, इसकी डेफिनेशन है नॉन अटेनमेंट टू पोजेशंस। फॉर मंक्स कंप्लीट रिनाउंसिएशन, फॉर लेटी लिमिटेड पोजेशन, चैरिटी, फिलोसफी अटैचमेंट कॉजेज बॉन्डेज, कि अगर आप किसी चीज को अपने पास रखोगे तो आप मतलब कि उससे अटैच हो जाओगे। और मोक्ष प्राप्ति लिबरेशन के लिए आपको क्या करना है? आपको कोई भी अटैचमेंट नहीं रखनी है। सो इसीलिए ये वो है कि ये अपार गृह को फॉलो करना है, नॉन पोजेशन को फॉलो करना है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। अब लिविंग बींग्स की क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है बेस्ड ऑन सेंसेस। सेंसेस के बिहाफ पे जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट इज एक केंद्रीय, वन सेंस्ड, जिसे कि टच फील होता है, यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, प्लांट, इनको हम सिर्फ टच ही कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द्विंद्रिय, टू सेंस्ड, टच टेस्ट, वॉर्म, लीची, शेलफिश, ये टच भी किए जाते हैं, मतलब ये टच भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। थ्री इंद्रिया, थ्री सेंस्ड, जो बीइंग्स टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं, यानी कि आंट, लाइस, सेंटीपेड्स। फोर्थ इज चतुर इंद्रिया, फोर सेंस्ड, जो बीइंग्स टच, टेस्ट, स्मेल और साइट देख भी सकते हैं, यानी कि फ्लाइज, बीज, बटरफ्लाइज। फिफ्थ इज पंच इंद्रिया, यानी कि ऑल फाइव, जिसके अंदर पांचों सेंसेस हों, जैसे कि ह्यूमन, एलिमेंट, गोड्स, हेल बींग्स। नाउ दिस सिक्स द्रव्य सब्सटेंसेस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। फर्स्ट द्रव्य इज जीवा,
जीवा का मतलब होता है सोल यानी कि कॉन्शियस एटर्नल, इसका नेचर होता है। सेकंड इज पुद्गल, उसका मतलब होता है मैटर, इसका नेचर होता है एटम्स एग्रीगेट। फिफ्थ थर्ड वन इज धर्म, धर्म का मीनिंग हुआ मीडियम ऑफ मोशन, इसका नेचर होता है हेल्प्स मूवमेंट। फोर्थ द्रव्य इज अधर्म, मीडियम ऑफ रेस्ट, इसका नेचर होता है हेल्प्स स्टेबिलिटी। फिफ्थ धर्म इज आकाश, इसका मीनिंग होता है स्पेस, कंटेनर ऑफ ऑल। सिक्स्थ द्रव्य इज काल, टाइम, इनेबल्स चेंज। जीवा इज सेंटिनेंट, जीवा चेतन है। द रिमेनिंग फाइव आर नॉन सेंटिनेंट। अब जीवा और अचेतन, जीवा जो है वो चेतन है, बाकी जो पांच हैं वो अचेतन है। नाउ थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्मा is a subtle matter pudgal that attaches to the soul due to passions and activities. So कर्म एक subtle matter है जो कि किससे अटैच हो जाता है, सोल से अटैच हो जाता है पैशंस और एक्टिविटीज की वजह से। नाउ अब कितने टाइप का कर्म होता है, कर्म होता है 8 टाइप का, हम लोग बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट इज जानन वरनीय, यानी कि इसका इफेक्ट होता है ऑब्सक्योर नॉलेज। ये कैटेगरी कौन सी होती है, घटी डिस्ट्रक्टिव कैटेगरीज होती है, यानी कि जो नॉलेज को इग्नोर करता है जो कर्म। सेकंड इज दर्शन वर्णीय, ऑब्सक्योर परसेप्शन, अगर आप ढंग से देखते नहीं हो तो उसका कर्म को कहा जाएगा दर्शन वर्णीय, ये भी इसकी कैटेगरी भी डिस्ट्रक्टिव होती है, घटी होती है। देन मोहनीय, मोह करना, इसका इफेक्ट होता है ये डिल्यूजन कोज करता है, इसकी कैटेगरी भी घटी है। फोर्थ इज अंतराया, ये क्या करता है, ये क्रिएट्स ऑब्स्टेकल, ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, इसकी कैटेगरी भी कौन सी है, इसकी भी घटी कैटेगरी है। फिफ्थ इज विदन्य, विदन्य का इफेक्ट क्या होता है, कोज प्लेजर एंड पेन, इसकी जो है वो अघति है कैटेगरी, नॉन डिस्ट्रक्टिव कैटेगरी है। सिक्स्थ इज नाम, it determines body characteristics, so its category also is aghati. Seventh one is ayu, determines lifespan, so ayu's effect is determines lifespan and its category is aghati. Eighth one is gotra and its effect is it determines status family and its category is aghati. गति कर्म कौन से होते हैं, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं केवल्या को अटेन करने में। ये जो चार, जो पहले जो चार कर्म है ये आपको कैवल्या अटेन नहीं करने देते। जो नेक्स्ट जो कर्म है ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयड अपॉन डेथ, ये मोक्ष की, इनके बाद मोक्ष की आपको प्राप्ति हो जाती है। नाउ कर्म बॉन्डेज प्रोसेस, सो कर्म बॉन्डेज की ये प्रोसेस है कि सबसे पहले होती है सोल, सोल से क्या होता है, सोल से आपके पैशंस जागते हैं, मतलब इच्छाएं प्रकट होती हैं, इच्छाएं प्रकट से आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी से आपका कर्मा इन्फ्लेक्स होता है, मतलब कि आप एक्शंस लेते हो, और जब एक्शंस किसी चीज़ के लिए लेते हो तो आपका बॉन्डेज क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे आप लोग उससे अटैच हो जाते हो उस चीज़ से। नाउ कर्म लिबरेशन प्रोसेस, सो अब कर्म से लिबरेट कैसे हुआ जाए क्योंकि एट द एंड तो हमें लिबरेशन ही चाहिए ना। फर्स्ट इज संवरा, स्टॉपेज, प्रिवेंटिंग न्यू कर्म फ्रॉम एंटरिंग, सो नए कर्म को एंटर होने से पहले ही रोकना है। सो ये तो है नए कर्म के लिए। अब जो कर्म एक्चुअली हमारे साथ अटैच हो चुके हैं, रिमूविंग एग्जिस्टिंग कर्म थ्रू ऑस्टेरीज, अब ऑस्टेरीज मतलब कि तपस्या वगैरह करके आपको जो ऑलरेडी कर्म आपके साथ जुड़ गए हैं उनको भी आपको रिमूव करना है। थर्ड इज लिबरेशन, कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ऑल कर्म व्हेन ऑल कर्म एग्जॉस्टेड, सो पहले तो आपको नया कर्म एंटर नहीं होने देना है, फिर जो आपके साथ कर्म अटैच हो गए हैं उनको भी आपको रिमूव कर देना है। जब आप सारे कर्म्स को एग्जॉस्ट कर दोगे तो आप लिबरेशन यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। नाउ थ्योरी ऑफ नॉलेज, 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज कितने टाइप्स की होती है, नॉलेज होती है 5 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज मति नॉलेज, मति मतलब सेंसरी नॉलेज, जो कि आप सेंस करके जो नॉलेज प्राप्त करते हो। इसका एक्विजिशन कैसे होता है, इसका एक्विजिशन होता है इनडायरेक्ट। सेकंड इज
श्रुत जानन यानी कि स्क्रिप्चुअल नॉलेज थ्रू लर्निंग और रीडिंग। आप जब पढ़ के या बोल के या याद करके जो आप नॉलेज गेन करते हो उसको कहा जाता है श्रुत जानन। इसका एक्यूजेशन भी कैसे होता है? इसका एक्यूजेशन भी इनडायरेक्ट होता है। थर्ड इज अवधि जनन क्लैरिवोयंस डायरेक्ट नॉलेज ऑफ मटेरियल थिंग्स। सो जब आपको डायरेक्ट नॉलेज मिलती है मटेरियल थिंग्स की तो उससे उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अवधि जनन। और इसका एक्यूजेशन कैसे होता है? इसका एक्यूजेशन होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट। नेक्स्ट इज मना प्राया जनन। इसका नेम क्या है? इसका नेम है टेलीपैथी। इसका मतलब है रीडिंग अदर्स माइंड। सो ये भी एक्यूजेशन कैसे होता है? ये भी प्रत्यक्ष एक्यूजेशन होता है। फिफ्थ वन इज कवल्या जानन। ये ओमनी साइंस इसे कहा जाता है कंप्लीट परफेक्ट नॉलेज। इसका एक्यूजेशन भी कैसे होता है? इसका भी प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्यूजेशन होता है। अनेकंतवदा अनेकंतवदा थ्योरी ऑफ मैनी साइडेडनेस। सो ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Reality is complex and can be viewed from multiple perspectives. No single viewpoint capture complete truth. So ये वही बात की गई है कि एक कहानी मतलब पर्सपेक्टिव्स की बात की गई है कि एक इंसिडेंट के मल्टीपल पर्सपेक्टिव की रियलिटी के सच्चाई के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। कि सिंगल एक ही तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको कंप्लीट पिक्चर दिखाई नहीं देगी। दिस फिलोसफी प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस रिलीजियस हार्मनी नॉन डोगमेटिक अप्रोच एंड रैशनल इंक्वायरी। सो ये फिलोसफी इन सारी चीज़ों को प्रमोट करती है। नेक्स्ट इज स्यादवदा थ्योरी ऑफ कंडीशनल प्रीडिक्शन। थ्योरी ऑफ कंडीशनल प्रीडिक्शन 7 मोड्स ऑफ प्रीडिक्शन सप्तभंगी। सो प्रेडिक्शन मतलब कि आप 7 तरीकों से कोई चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये इसमें कहा गया। इसको कहा जाता है स्यादवदा। फर्स्ट इज स्याद अस्ति। सो स्याद अस्ति का मतलब होता है मे बी इट इज कि हो भी सकता है इस तरह से। सेकंड इज स्याद नस्ति। इसका मीनिंग होता है मे बी इट इज नोट कि ऐसा शायद नहीं भी होगा ऐसा। थर्ड इज स्याद अस्ति नस्ति। इसका मतलब होता है कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फोर्थ इज स्याद अवक्तव्या मे बी इट इज इनडिस्क्राइबेबल कि आप इसको डिस्क्राइब शायद इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम। फिफ्थ इज स्याद अस्ति अवाक्तव्या मे बी इट इज एंड इनडिस्क्राइबेबल कि वो है तो सही बट वो डिस्क्राइब की नहीं जा सकती। कि कोई एक सिचुएशन है वो हो सकता है हो भी बट वो सिचुएशन डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। उसको कहा जाएगा स्याद अस्ति अवक्त्या। नेक्स्ट इज स्याद नस्ति अवक्त्या। इसका मतलब है कि वो है भी नहीं और उसको डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। सेवंथ वन इज स्याद अस्ति नस्ति अवक्त्या कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता और शायद उसको डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। स्याद फ्रॉम अ सर्टेन पर्सपेक्टिव और परहैप। स्याद का मतलब है शायद। जो आप शायद वर्ड यूज करते हैं तो वो इसका मतलब है। सो बेसिकली ये जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि मैनी साइडनेस की रियलिटी के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। सो उन्हीं से ही ये प्रेडिक्शन ये थ्योरी ऑफ कंडीशनल प्रेडिक्शन आई कि आप लोग कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ने सिचुएशन को एक तरीके से डिस्क्राइब किया। अब दूसरे व्यक्ति का जो रोल होता है वो ये होता है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति की बात सुन के ही उस चीज़ को ना मान ले। वो उसके बाकी पहलू भी देखे कि और उसके उसके और मतलब सेकंड व्यू पॉइंट क्या है या थर्ड व्यू पॉइंट उसका क्या है। उन चीज़ों को भी समझे और फिर मतलब कि रियलिटी को जाने सत्य को समझे। सो प्रेडिक्शन का भी मतलब यही है कि अगर कोई चीज़ है आप उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते या हो सकता है कोई चीज़ ना हो बट वो हम बात कर रहे हैं। सो प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम 7 तरीकों से किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। देन न्यायवादा थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट। अभी हम लोगों ने बात की कि एक व्यक्ति सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है तो मतलब कि वो पार्शियल स्टैंड पॉइंट है उस सिचुएशन का। वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है उस सिचुएशन की। अब ये पार्शियल स्टैंड पॉइंट कितने तरीके के होते हैं? ये 7 टाइप्स के होते हैं।
7 टाइप्स के व्यू पॉइंट हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन या किसी भी ट्रुथ के लिए या किसी भी रियलिटी के रिलेटेड। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज नायगमा, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक फोकस। सेकंड इज संग्रह, क्लास करेक्टरिस्टिक्स। थर्ड इज व्यावहारा, प्रैक्टिकल एम्पेरिकल। फोर्थ इज रिजु सूत्रा, प्रेजेंट मूवमेंट। फिफ्थ इज शब्द, वर्बल ग्रामेटिकल। सिक्स्थ इज एटिमोलॉजी, समीबुरुदा। एंड सेवंथ इज स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पार्शियल व्यू पॉइंट के बारे में बताती हैं। देन द ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट इलस्ट्रेशन, ईच ब्लाइंड मैन टचेज डिफरेंट पार्ट। सब एक एलिफेंट है, उसको क्या करते हैं कि कई सारे अंधे आदमी आके उसको देखना चाहते हैं या फिर उसके पास आके ला दिया जाता है कि देखो एलिफेंट को। अब हर ब्लाइंड एलिमेंट डिफरेंट पार्ट को टच करता है, जितने भी ब्लाइंड एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स को टच करते हैं। लेग को जब वो टच करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये एक पिलर है। टेल को जब टच करते हैं सोचते हैं कि ये एक रोप है। ट्रंक को जब टच करते हैं सोचते हैं ये स्नेक है। ईयर को जब टच करते हैं तो सोचते हैं फैन है। बॉडी को जब टच करते हैं तो सोचते हैं वोल है। अब इससे हमें क्या देखने को पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि वो करेक्ट है, कि अगर मतलब कि आपको, आप देख नहीं रहे, उसको जस्ट टच कर रहे हो और फील कर रहे हो, तो आप उसकी टांग को करते हो तो वो पिलर फील होता है। अब उसमें कि वो तो एक तरह से करेक्ट है, उसने जो फील किया वो बता दिया, बट एक्चुअल में वो चीज़ तो अलग है ना। वो है तो एलिफेंट की टांग ही ना, बट नन हैज़ कंप्लीट ट्रुथ, कि उसके पास, उसने जितना टच किया फील किया उसने उतना ही जाना, उसके पास कंप्लीट पिक्चर नहीं है। सो इसी को कहा जाता है अनेकांत बड़ा, कि रियलिटी हैज़ मैनी साइडनेस, कि रियलिटी के कई पहलू होते हैं, कई साइड्स होती हैं रियलिटीज की, कई स्टैंड पॉइंट्स होते हैं, कई व्यू पॉइंट्स होते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ गॉड एंड यूनिवर्स। अब जैनिज्म गॉड को किस तरह से देखता है और यूनिवर्स को किस तरह से देखता है? जैन पोजीशन ऑन गॉड, क्रिएटर। उन्होंने गॉड को रिजेक्ट कर दिया कि नो क्रिएटर गॉड, कोई भी क्रिएटर गॉड नहीं है। यूनिवर्स की बात की एटर्नल, अनक्रिएटेड और सेल्फ एग्जिस्टिंग। वर्शिप किसे करते हैं? वो वर्शिप तीर्थंकरस को वर्शिप करते हैं, बट एज अ गाइड वर्शिप करते हैं, कि जो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाएगा। वो भगवान को नहीं पूजते। प्रेयर पर्पस इंस्पिरेशन, नो आस्किंग फॉर फेवर। प्रेयर का पर्पस क्या होता है? कि वो इंस्पिरेशन लेते हैं कि हम आपकी तरह आपके पथ पे चल सके। वो ये नहीं कहते कि भगवान मुझे ये दे दे या ये दे दे। डिवाइन इंटरवेंशन नन, ईच सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर इटसेल्फ। तो हर व्यक्ति खुद का जिम्मेवार खुद होता है, या हर आत्मा खुद का लिबरेशन के लिए खुद जिम्मेवार होती है। वहीं हिंदुइज्म में क्या कहा जाता था कि मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप पे भगवान मेहरबान होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैन कॉस्मोलॉजी की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, सबसे पहले जो बिल्कुल अंदर है वो है मध्यालोक, मिडल, जिसमें क्या आता है? अर्थ और 2.5 कंटिनेंट्स जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं। सो अर्थ की बात, सबसे सेंटर पॉइंट पे क्या है? सबसे सेंटर पॉइंट पे है अर्थ। उसके बाद क्या आता है? अपर हेवन, 16 हेवनली रेल्म्स अबव मध्यालोक। अर्थ के ऊपर है हेवन, स्वर्ग, 16 स्वर्ग हैं। उसके बाद उससे ऊपर क्या आता है? सिद्धा एंड अधो। तो टॉप सिद्धा शिला, बॉटम अधोशिला विद 7 हेल्थ। उसके बाद सिद्धा और अधोलोक है, जिसमें कि 7 नरक हैं। सो ये उनके द्वारा एक यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है कि इस तरह का यूनिवर्स इस दुनिया में है। नाउ द 2.5 कंटिनेंट। अब 2.5 कंटिनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज जम्बो द्वीप। जम्बो द्वीप अब किसे कहा जाता है? इंडिया का दूसरा नाम जो है वो है जम्बो द्वीप। सेंट्रल कंटिनेंट, माउंट मेरू एट सेंटर, सेंट्रल कंटिनेंट है और माउंट मेरू उसके सेंटर में है, उसको कहा जाता है जम्बो द्वीप। सेकंड इज दत्तकी खंड। दत्तकी खंड सराउंडिंग जम्बो द्वीप, जम्बो द्वीप के सराउंडिंग में दत्तकी खंड है। देन पुष्कर वर्द्वीप, इट इज हाफ ऑफ द थर्ड कंटिनेंट। सो ये तीसरे कंटिनेंट का हाफ है।
यूपीएससी के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ओनली इन दीज 2.5 कंटिनेंट्स कैन ह्यूमन एग्जिस्ट एंड अटेन मोक्ष। जैनिज्म के अकॉर्डिंग इन्हीं 2.5 कंटिनेंट के अंदर ह्यूमंस रह सकते हैं और मोक्ष को अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम साइकिल, काल चक्र, करंट पीरियड, वी आर इन दी 5th एरा दुखम ऑफ अवसर पिन्नी। सो हम 5th एरा में हैं अवसर पिन्नी के। नोर तीर्थंकरा विल बी बोर्न अंटिल उत्सर पिन्नी, उत्सर पिन्नी तक कोई भी तीर्थंकरा बोर्न नहीं होगा। सो ये काल चक्र की बात की गई है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंसेप्ट ऑफ सोल। एट द एंड जितनी भी ये जैनिज्म की फिलोसफी है ये इसी पे बेस है कि सोल को रीबर्थ के साइकिल से लिबरेट कराना है, कि वो बार बार इस जन्म के साइकिल में फंसी हुई है, बार बार जन्म लेती है, फिर वही सफरिंग दुख होते हैं और फिर दोबारा फिर नया जन्म लेना पड़ता है। सो इसीलिए हमें सोल को जानना बहुत ज़रूरी है कि सोल आखिर है क्या। अब करेक्टरिस्टिक्स देखें सोल की। सो फर्स्ट इज इनफिनाइट नॉलेज, पोटेंशियली ओमनीसेंट। थर्ड इज इन्फिनाइट सेकंड इज इन्फिनाइट परसेप्शन, कैन परसीव एनीथिंग, किसी को भी कुछ भी वो परसीव कर सकती है। थर्ड इज इन्फिनाइट ब्लिस, नेचुरल स्टेट इज ब्लिसफुल। फोर्थ इज इन्फिनाइट एनर्जी, अनलिमिटेड पावर, इसमें अनलिमिटेड पावर है सोल में। फिफ्थ वन इज एटर्नल, ना ही ये क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। सिक्स्थ इज इंडिविजुअल, ईच सोल इज सेपरेट, हर सोल एक सेपरेट है, अलग है। एंड सिक्स्थ वन इज सेम साइज, टेक्स शेप ऑफ बॉडी इट ऑक्यूपाइज, ये उस बॉडी की शेप ले लेती है जिसको ये ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ सोल। स्टेट्स, सोल के स्टेट्स की बात करें तो फर्स्ट इज बाहिरत्नम, फर्स्ट इज बाहिरत्नम, एक्सट्रोवर्टेड सोल अटैच टू बॉडी वर्ल्ड। सेकंड इज अनंत रत्नम, इंट्रोवर्टेड एंगेज्ड इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। थर्ड इज परमात्मन, सुप्रीम सोल फुली लिबरेटेड। सो सबसे पहले क्या होती है, जब आत्मा इस वर्ल्डली मतलब उसकी अटैचमेंट्स इस वर्ल्ड में जुड़ी होती हैं तो उस टाइम पे वो होती है बहिरत्नम। उसके बाद जब वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मतलब कि मोक्ष की राह पर चल पड़ती है तब उसको कहा जाता है अनंत रत्नम। और जब मोक्ष को प्राप्त कर लेती है तो उसको कहा जाता है परमात्मन, यानी कि सुप्रीम सोल फुली लिबरेटेड। आफ्टर लिबरेशन, अब लिबरेशन हमने अटेन कर ली तो लिबरेशन के बाद की स्टेट क्या होएगी, उस वो स्टेट को कहा जाता है द सिद्धा स्टेट। सो इसमें वो भी बात की गई है। सो स्टेट इज सिद्धा परफेक्टेड बीइंग, लोकेशन कहाँ पे होती है, सिद्धा शिला, टॉप ऑफ द यूनिवर्स। साइज उसका क्या होता है, स्लाइटली स्मॉलर देन लास्ट बॉडी। नेचर की बात करें, इन्फिनाइट नॉलेज, ब्लिस एंड परसेप्शन, उसको इन्फिनाइट नॉलेज होती है, ब्लिसफुल होती है और परसेप्शन होती है। एक्टिविटी, जस्ट एग्जिस्ट इन परफेक्ट स्टेट, कोई भी एक्टिविटी वो नहीं करती। रिटर्न टू वर्ल्ड नेवर, कभी भी वो वर्ल्ड में वापस नहीं आती, मतलब कि रीबर्थ नहीं होता उसका। नेक्स्ट हम लोग बात करें स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। गुणस्थानस, 14 स्टेजेस फ्रॉम बॉन्डेज टू लिबरेशन। अब हमें लिबरेशन के लिए स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, तो स्पिरिचुअल पाथ पे जब जब जैसे जैसे हम चलते जाएंगे हमारी पर्सनैलिटी या हम खुद डेवलप होते जाएंगे और उसके 14 स्टेजेस हैं। अब वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज मिथ्यात्वा कि कंप्लीट डिल्यूजन, फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट डिल्यूजन है। सेकंड इज ससदान, डाउनफॉल आता है। थर्ड इज मिश्र, मिक्स्ड, डाउट आते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। थर्ड इज अविरता, सम्याग दृष्टि, राइट फेथ, नो वोज। फिफ्थ इज देशविरता, पार्शियल वोज। सिक्स्थ इज परमात्मा सम्याता, फुल वोज विद लैप्सेस। एंड सेवंथ इज
अप्रमता सम्याता, full vows without lapses. Now eighth is अपूर्व करना, unprecedented progress. Ninth is अनुवृत्ति बाद्रा, advanced purification. Tenth is सूक्ष्म संपराया, subtle greed only. 11th is upsant moha, suppressed delusion. 12th is shin moha, destroyed delusion. 13th is samyog kevali, omniscient with body. And 14th is ayog kevali, omniscient without activity. Next is the Great Schism background. Great Schism, इसका background देखिए, when 300 BCE, around 200 years after महावीरा. और कहाँ पे ये रखा गया ग्रेट स्किज्म? ये रखा गया पाटलिपुत्रा मगधा में. किसके टाइम पे रखा गया? ये रखा गया रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब की राज में. और फिर कोज की बात करें तो 12 ईयर फेमीन, 12 साल का फेमीन मगध में आया था. उसके बाद ग्रेट स्किज्म को रखा गया. अब दिगंबर और श्वेतांबर में स्प्लिट को देखते हैं कि कैसे श्वेतांबर और दिगंबर में जैनिज्म स्प्लिट हो गया. सो फर्स्ट इज ओरिजिनल संघ यूनिफाइड जैन कम्युनिटी बिफोर फेमीन पीरियड. फेमीन पीरियड से पहले कोई भी स्प्लिट नहीं था इन लोगों में. Then Bhadrabahu led followers to Karnataka became दिगंबरा lineage. फिर जो भद्रबाहु है वो अपने फॉलोअर्स को कर्नाटका ले जाते हैं और दिगंबर लीनियज एक बना लेते हैं. उसके बाद सथुल भद्रा, ये क्या करते हैं? ये मगध में ही रहते हैं और कन्वीन्ड काउंसिल एट पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा में एक काउंसिल बुलाते हैं. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दिगंबर और श्वेतांबर स्प्लिट हो जाते हैं. दिगंबर क्या करते हैं? दिगंबर कोई भी कपड़ा नहीं पहनते. ये सिर्फ ऐसा कहते हैं कि हम लोग मतलब किसी भी तरह की हमें अटैचमेंट नहीं रखनी है. श्वेतांबर सिर्फ सफेद कपड़े पहनते हैं, वाइट क्लैड इन्हें कहा जाता है. की इवेंट्स, भद्रबाहु लेड फॉलोअर्स टू श्रवण बेलगोला कर्नाटका. Sathulbala and followers remained in Magadha. The first Jain council at Patliputra under Sathulbhadra. Those who returned found differences with those who stayed. और उस काउंसिल में इनका बंटवारा हो जाता है श्वेतांबर और दिगंबर्स में. नेक्स्ट हम लोग बात करें कंपैरिजन की. दिगंबर और श्वेतांबर में कंपैरिजन की हम लोग बात करते हैं. सो मीनिंग, दिगंबर का मीनिंग होता है स्काई क्लैड यानी कि नेक्ड, ये कोई भी कपड़ा नहीं पहनते. श्वेतांबर का मतलब होता है वाइट क्लैड, ये वाइट कपड़ा पहनते हैं. मंक क्लोथिंग कंप्लीटली नेक्ड, वाइट रोब्स. श्वेतांबर सफेद कपड़ा पहनते हैं. रीजनिंग, वही रीज़न है. दिगंबर सोचते हैं कि अगर क्लोथ्स पहनेंगे तो मतलब कोई ना कोई चीज़ हम पोजेस कर रहे हैं और उससे हमारी क्लोथ्स के साथ अटैचमेंट हो जाएगी और फिर हम लिबरेट नहीं हो पाएंगे. बट श्वेतांबर इसमें थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहते हैं कि वो कहते हैं कि क्लोथ अलाउड है. नेक्स्ट इज वुमेन्स लिबरेशन. वुमेन कैन नॉट अटेन मोक्ष डायरेक्टली. वहीं श्वेतांबर कहते हैं कि वुमेन खुद मोक्ष अटेन कर सकती हैं. 19th तीर्थंकरा जो कि थे मलिनाथा थे. दिगंबर मानते हैं कि 19 तीर्थंकरा मलिनाथा मेल थे, वहीं श्वेतांबर मानते हैं कि वो फीमेल थे. महावीरा के लिए ये मानते हैं दिगंबर कि वो मैरिज नहीं किए थे, उन्होंने कोई मैरिज नहीं की थी. श्वेतांबर कहते हैं कि वो यशोदा के साथ उनकी मैरिज हुई थी. फिर अब दिगंबर जब कहते हैं कि उनकी मैरिज नहीं हुई थी तो ये कहते हैं कि उनकी डॉटर भी नहीं थी. वहीं श्वेतांबर जब कहते हैं कि मैरिज हुई थी तो वो कहते हैं कि प्रिया दर्शना उनकी डॉटर थी. नाउ एम्ब्रियो ट्रांसफर. दिगंबर कहते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं हुआ. वहीं श्वेतांबर कहते हैं कि देवनंदा एक ब्राह्मण वुमेन थी, उन्होंने त्रिशिला को महावीरा को त्रिशिला को सौंपा था. नेक्स्ट इज दिगंबर वर्सेस श्वेतांबर. उनके थोड़े और ज़्यादा डिफरेंसेस देखें तो केवलिन नीड फूड. केवलिन जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है उसको फूड की ज़रूरत होती है? तो नहीं, उसको फूड की ज़रूरत नहीं होती. श्वेतांबर कहते हैं कि हाँ उसे ज़रूरत होती है. ओरिजिनल स्क्रिप्टर, दिगंबर्स के ओरिजिनल स्क्रिप्टर
खो चुके हैं। वहीं श्वेतांबर्स के ओरिजिनल स्क्रिप्चर पार्शली प्रिजर्व्ड है। आइकन वर्शिप, दिगंबर्स नेक्ड इमेजेस को वर्शिप करते हैं, श्वेतांबर क्लोथ और डेकोरेटेड इमेजेस को। जियोग्राफी की बात करें, दिगंबर्स मेनली साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं, श्वेतांबर्स जो हैं वो मेनली वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में। सैक्रेड टेक्स्ट शतखंडा अंगम, दिगंबर्स के सैक्रेड टेक्स्ट हैं शतखंडा अगम, वहीं श्वेतांबर के 45 अगम टेक्स्ट हैं। नाउ नेक्स्ट इज सब सेक्ट्स ऑफ दिगंबर। अब दिगंबर्स जो हैं वो और सब सेक्ट्स में डिवाइड हैं। उनके सब सेक्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट इज मुल्ला संगा। इसके फाउंडर कौन थे? मतलब मुल्ला संगा, ये इनकी करेक्टरिस्टिक क्या थी? और ऑर्थोडॉक्स ब्रांच। सो मेनली जो ओरिजिनल जो दिगंबर्स थे वो मुल्ला संगा थे। उसके बाद दिगंबर्स बट गए बालाटकरा में। ये क्या करते थे? ये स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे। फिर कष्ठा में ये थोड़ी मॉडरेट प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे। और तरन पंथ में ये 18th सेंचुरी में दिगंबर्स ये मतलब हमें ये सेक्ट बनता है। और ये क्या करता है? ये भिक्षुज को टेम्परेरली क्लोथ्स अलाउड करता है। दिगंबर्स कौन थे कि जो कपड़े नहीं पहनते थे, बट तरन पंथ वाले दिगंबर्स वो टेम्परेरली क्लोथ्स को अलाउ करते थे। तरन पंथ एक्सेप्टेड दिगंबर जैनिज्म प्रिंसिपल बट अलाउड टेम्परेरी यूज ऑफ वाइट क्लोथ्स बाय मंक्स। नाउ नेक्स्ट इज सबसेक्ट्स ऑफ श्वेतांबर। अब श्वेतांबर के सबसेक्ट देखें हम सो फर्स्ट इज मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक कौन है? जो आइडल वर्शिप करते हैं। सेकंड इज स्थानकवासी। स्थानकवासी कौन है? जो आइडल वर्शिप नहीं करते, जो होल्स में प्रेयर करते हैं। देन तेरापंथ। तेरापंथ कौन है? जो रिफॉर्म मूवमेंट, ये एक रिफॉर्म मूवमेंट चला था 18th सेंचुरी में, ये भी आइडल वर्शिप नहीं करते थे। देन यपानिया, ये एंशियंट डिवीजन है और अब बहुत ही कम पाए जाते हैं। नाउ कंपैरिजन ऑफ 3 मेजर श्वेतांबर ब्रांचेस। अब इन 3 मेजर श्वेतांबर ब्रांचेस में कंपैरिजन देखें तो आइडल वर्शिप सिर्फ मूर्ति पूजक की आइडल वर्शिप करते हैं, स्थानकवासी और तेरापंथी नहीं करते। टेम्पल वर्शिप, मूर्ति पूजक ऑब्वियसली अगर मूर्ति की पूजा हो रही है तो जहाँ मूर्ति को रखा जाएगा वो मतलब टेम्पल है, तो हाँ टेम्पल होएगा, स्थानकवासी नहीं। और तेरापंथी का कॉन्ग्रेगेशन ओनली। मंक्स ड्रेस इनकी क्या होती है? ड्रेस जो मूर्ति पूजक और स्थानकवासी वाइट रोब्स पहनते हैं, वहीं तेरापंथ सिंपल वाइट पहनते हैं। रिचुअल्स की बात करें मूर्ति पूजक की एलाबोरेट काफ़ी ज़्यादा रीति रिवाज होते हैं, स्थानकवासी और तेरापंथी के मिनिमल रिचुअल्स होते हैं। इमेज वर्शिप मूर्ति पूजक में मैंडेटरी है, स्थानकवासी और तेरापंथ में फॉरबिडन है। हिस्ट्री की बात करें तो ट्रेडिशनल, मूर्ति पूजक ट्रेडिशनल है, स्थानकवासी जो है वो 17th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट और तेरापंथ 18th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट से इनके ओरिजिन होता है। फिलोसफी की बात करें तो मूर्ति पूजक भक्ति एलिमेंट इनकी फिलोसफी है कि ये भक्ति करते हैं। स्थानकवासी प्योर फिलोसफी और तेरापंथी भी प्योर फिलोसफी पे काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मूर्ति पूजक डिसेंट्रलाइज, स्थानकवासी तेरापंथ सेंट्रलाइज। नाउ 4 फोल्ड संघा। अब जो संघा है, जो इनकी जैन की कम्युनिटी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। सबसे पहले है ले वुमेन शर्मनी, जो कि अटैच टू पार्शल वोज। एक मतलब कि आम व्यक्ति जो कि जैनिज्म फॉलो भी करता है और बट वो मंक नहीं है, जैनिज्म फॉलो तो करता है बट मंक नहीं है। वो ले वुमेन जो औरतें हैं वो ले वुमेन यानी कि शर्मनी, जो मंक जो मेल है वो है शर्मन। शर्मन और शर्मनी जैनिज्म फॉलो करते हैं बट पार्शली फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। उसके बाद आ जाते हैं नन्स। आर्य का जो है वो फीमेल नन्स हैं, यानी कि जो औरतें जो मंक बन जाती हैं, जो भिक्षुनी बन, उन्हें आर्यिका कहा जाता है। ये रिनाउंस कंप्लीटली वोज, ये मतलब कि कह लो कि संन्यास ले लेती हैं जो औरतें, उन्हें आर्यिका कहा जाता है, नन्स कहा जाता है। मंक्स को कहा जाता है मुनि, रिनाउंस्ड कंप्लीटली वोज। और उसके बाद आता है संघा, यूनिफाइड जैन कम्युनिटी
लीडरशिप, फिर संगा आता है। नाउ मोनेस्टिक हायरार्की, रैंक्स ऑफ मंक्स, दिगंबर्स में मंक्स के रैंक भी डिसाइड किए गए हैं। सबसे जो लास्ट में, सबसे पहले जो आते हैं, जो लास्ट में मतलब कि लोअर रैंक के होते हैं, वो होते हैं ऑर्डिनरी मंक। उसके ऊपर सीनियर मंक्स विद अथॉरिटी, जिन्हें कहा जाता है प्रवर्तनी। उसके ऊपर उपाध्याय, टीचर ऑफ मंक्स। देन आचार्य, जो कि सुप्रीम स्पिरिचुअल हेड ऑफ द सेक्ट ऑर्डर है। रैंक्स ऑफ नन दिगंबर आचार्य फॉलो सिमिलर हायरार्की विद एडिशनल हेड नन पोजीशन। श्वेतांबरा की हायरार्की देखें तो फर्स्ट इज आचार्य, हेड ऑफ द सेक्ट स्पिरिचुअल अथॉरिटी, उसे क्या कहा जाता है? आचार्य, जो श्वेतांबर्स का हेड होता है। उसके बाद आते हैं उपाध्याय, जो कि सीनियर टीचर्स हैं। देन प्रवर्तनी, जो कि प्रीचर्स हैं। उसके बाद आते हैं साध्वी, साधुज, जो कि मंक्स और नन्स हैं। देन 5 महाव्रतास फॉर मंक्स, 5 महाव्रतास हैं जो कि मंक्स के लिए हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज महाव्रत अहिंसा, की कंप्लीट नॉन वायलेंस फॉलो करनी है। सो महाव्रतास किन के लिए हैं? महाव्रतास हैं मंक्स के लिए। लेमैन के लिए भी रूल्स हैं, वो थोड़े रिलैक्स्ड रूल्स हैं, उनको जो वो फॉलो करने हैं वो रिलैक्स फॉर्म में करने हैं। बट इनको अगर नॉन वायलेंस फॉलो करना है मंक्स को, तो कंप्लीट नॉन वायलेंस फॉलो करना है। देन महाव्रत सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथफुलनेस। महाव्रत असत्य, नो स्टीलिंग व्हाटसोएवर। महाव्रत ब्रह्मचर्य, परफेक्ट सेलिबेसी। महाव्रत अपारग्रह, टोटल रिनंसिएशन। नाउ नेक्स्ट इज 5 अनुव्रत्स फॉर ले पीपल, सेम वोज बट मॉडिफाइड फॉर हाउस होल्डर। अनुव्रत किन के लिए होते हैं? आम लोगों के लिए, जो घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं। अब उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है? उनको अनिवृत्त अहिंसा की बहुत ही कम वायलेंस करना है। मतलब कि अब वो हाउस होल्ड में रह रहे हैं तो वहाँ कैसे ना कैसे तो वायलेंस होएगा ही, बट तो उसके लिए रिलैक्स्ड थोड़े रूल्स हैं उनके लिए, हाउस होल्डर्स के लिए। देन अनुव्रत सत्य, अनुव्रत असत्य, अनुव्रत ब्रह्मचर्य, अनुव्रत अपार गृह। सो ये हाउस होल्डर्स के लिए है। नेक्स्ट इज 3 गुणव्रत्यास, सब्सिडरी वाउज फॉर ले पीपल। आम व्यक्तियों के लिए फर्स्ट वाव क्या है? दिग्व्रता फॉर डायरेक्शनल वो, इसका मीनिंग है डायरेक्शनल वोज। इसका पर्पज है लिमिट ट्रैवल टू सर्टेन डायरेक्शंस, की डायरेक्शंस भी कि ट्रैवल भी कुछ डायरेक्शंस में ही करना है। नेक्स्ट इज भोगो फोगव्रता, इसका मतलब है यूज वाव, रेस्ट्रिक्ट यूज टू सर्टेन आइटम्स। देन अनर्थ दंड व्रता, इसका मतलब है फ्यूटिलिटी वाव, इसका पर्पज है अवॉइड पॉइंटलेस हार्मफुल एक्टिविटीज। देन 4 शिक्षा व्रतस, ट्रेनिंग वाव्स फॉर ले पीपल। फर्स्ट इज सम्यायिक, मेडिटेट विद इक्वेनिमिटी फॉर 48 मिनट्स डेली, 48 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करनी है। देन देशाव्रत, प्रैक्टिस ग्रेटर रेस्ट्रेन पीरियोडिकली। देन पोशाद, 1 डे एसेटिक प्रैक्टिस की, एक दिन आपको फास्ट रखना है। देन अतिथि समविभाग, चैरिटी और हॉस्पिटैलिटी आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट इज मोनेस्टिक कंडक्ट रूल, मोनेस्टिक मंक्स के लिए क्या क्या रूल्स कंडक्ट करने होते हैं, क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है। फर्स्ट इज सेलिबेसी, की आपको ब्रह्मचर्या फॉलो करनी है। देन नॉन वायलेंस, एक्सट्रीम केयर इन ऑल मूवमेंट। देन सिंप्लिसिटी, मिनिमल पोजेशन, 12 आइटम्स मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 चीज़ें ही अपने पास रख सकते हो। देन डिसिप्लिन, रेगुलर मेडिटेशन, फास्टिंग। देन लर्निंग, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। देन ओबीडियंस, फॉलो आचार्यस गाइडेंस। सो ओबीडियंस भी आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट इज 12 आइटम्स फॉर दिगंबरा मंक्स, 12 आइटम्स जो दिगंबरा मंक्स रख सकते हैं। फर्स्ट इज लाइन क्लॉथ, लेटर रिमूव्ड इन प्रैक्टिस। सेकंड इज अपर गारमेंट, ये भी रिमूव कर दिया गया था। थर्ड इज वाटर पोट, जल पत्रिका जिसमें पानी रखोगे आप। फोर्थ इज ब्रूम,
रजोहर्न, ब्रूम का मतलब होता है एक छोटा सा ऐसे झाड़ू टाइप होता है, उससे क्या करते हैं कि वो कहीं भी बैठते हैं या कहीं भी बैठते करते हैं तो वहाँ पे वो पहले उससे वो जगह साफ करते हैं ताकि वहाँ पे कोई भी छोटे से छोटा जीव भी है वो वहाँ से हट जाए और वो उनकी वजह से उनको हार्म ना हो। सेकंड इज रोजरी बीड जपमाला। थर्ड इज सेरेमोनियल क्लॉथ। सिक्स्थ इज सेरेमोनियल क्लॉथ। सेवंथ इज फूड आर्म्स बोल। एट्थ इज डस्टर। नाइन्थ इज स्क्रिप्चर टेक्स्ट। टेंथ इज बेड। 11th इज टावल एंड 12th इज बेसिक यूटेंसिल्स। सो ये 12 चीज़ें दिगंबर मंक्स अपने साथ रख सकते हैं। श्वेतांबर मंक्स के लिए ये थोड़ी सी डिफरेंट होंगी ड्यू टू वेयरिंग रोब्स। सम्यक डेली इक्वेनिमस मेडिटेशन। अब जो डेली मेडिटेशन करना है उसके बारे में सम्यायिक की डेफिनेशन है इन वंस नेचर मेडिटेशन विद इक्वेनिमिटी फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, कि आपको 48 मिनट तक रोज मेडिटेशन करनी है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉर लेटी, आम लोगों के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की फाउंडेशन बिल्ड होती है। कैन बी डन डेली, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग शिक्षा व्रत, डेवलप इन डिफरेंस टू वर्ल्डली प्लेजर प्लेन। अब प्रोसीजर क्या है? चूज आइसोलेटेड प्लेस, कि एक खाली जगह पे आप लोग बैठो कि जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो, मतलब शांत जगह पे आप जाकर बैठो। सिट इन मेडिटेशन पोस्चर, रिनाउंस वर्ल्डली अटैचमेंट मेंटली, फोकस ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल सोल, प्रैक्टिस फॉर 48 मिनट, घट घटी, कंटेम्पलेट प्योर नेचर ऑफ सोल। सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है मेडिटेशन। नाउ टाइमलाइन ऑफ मेजर इवेंट। मेजर इवेंट की टाइमलाइन हम लोग देखें। फर्स्ट इज बर्थ ऑफ महावीरा। 599 बीसी में महावीरा की बर्थ होती है कुंदाग्राम में। देन 527 निर्वाण ऑफ महावीरा, इसमें महावीरा निर्वाण प्राप्त करते हैं पवापुरी में। देन 500 बीसी जैनिज्म स्प्रेड, मगध लिच्छावी इन स्टेट्स में जैनिज्म स्प्रेड होता है। 300 बीसी ग्रेट स्किज्म, फेमीन आती है। दिगंबर श्वेतांबर स्प्लिट हो जाते हैं इसमें। जब ये 300 बीसी में, और किसके अंडर तब किसका राज होता है? तब होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद काउंसिल एट पाटलिपुत्रा, फर्स्ट काउंसिल होती है जैनिज्म की पाटलिपुत्रा में। फर्स्ट कंपाइलेशन ऑफ टेक्स्ट 2nd सेंचुरी बीसी, सेकंड काउंसिल एट मथुरा। इसमें श्वेतांबर के कंपाइलेशन किए जाते हैं, उनके टेक्स्ट के कंपाइलेशन होते हैं। 5th सेंचुरी में जो काउंसिल होती है, थर्ड काउंसिल, वो होती है वल्लभी में। यहाँ पे फाइनल टेक्स्ट को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। 983 में गोमतेश्वरा स्टैचू बनता है। किनका बनता है? बाहुबली का। 57 पीठ स्वर्ण बेलागोला, इस जगह पे इनका स्टैचू बनता है। 12th सेंचुरी दिगंबर असेंडेंसी, साउथ इंडिया में दिगंबर ज़्यादा, मतलब उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। 18th सेंचुरी में रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है, मतलब कि जो जैसे कि स्थानकवासी तेरापंथी, ये मूवमेंट स्टार्ट होते हैं 18th सेंचुरी में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें। सो इनका जो राज रहा था वो 322 टू 298 बीसी में रहा था, और ये जैनिज्म को प्रमोट करते थे अपने राज्य में। कनेक्शन फॉलोअर ऑफ बद्रबाहु के ये फॉलोअर थे जो कि ग्रेट जैन टीचर थे। अडोप्टेड जैनिज्म, रिटायर टू श्रवण बेलगोला, जैनिज्म को इन्होंने अडोप्ट कर लिया था। फाइनल ईयर्स में इन्होंने सल्लेखना प्रैक्टिस किया था। ये एक रिचुअल डेथ है, इसमें आदमी मतलब कि फास्टिंग करता है और तब तक करता है जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल पैटर्न, other ancient patron and kings. So Emperor Ashoka before persecuted Jain after taking up Buddhism, after later showed tolerance, edict not specifically patronizing legacy, spread Buddhism but Jainism continued independently. सो अशोका ने तो बेसिकली बुद्धिज़्म को ही ज़्यादा प्रमोट किया था, जैनिज़्म को इतना प्रमोट नहीं किया था। देन सम्राट विक्रमादित्य 11 to 1 BC, इन्होंने
वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में जैनिज्म को पैट्रोनेज दी एंड कन्वीन्ड काउंसिल फॉर जैन स्कॉलर्स ईरा। विक्रम संवत कैलेंडर इन्हीं से ही स्टार्ट हुआ था। जो विक्रम संवत कैलेंडर है वो इन्हीं राजा के नाम पे ही स्टार्ट होता है, इन्हीं राजा के पीरियड में ही स्टार्ट होता है। देन गंगा डायनेस्टी, कर्नाटका में इनका रीजन था गंगा डायनेस्टी का, और ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। चमुंदराया, जनरल हु बिल्ट गोमतेश्वरा स्टैचू, जिसने गोमतेश्वरा स्टैचू को बिल्ट किया था। सिग्निफिकेंट एक्सपेंडेड जैनिज्म इन साउथ, और जैनिज्म को साउथ में एक्सपेंड किया। नेक्स्ट इज होयसाला डायनेस्टी एंड राजपूत किंग्स। राजपूत किंग होयसाला डायनेस्टी 11 to 13 सेंचुरी तक रही। कर्नाटका रीजन में किंग विष्णुवर्धन बल्लाला टू स्पोर्ट बिल्ट जैन टेम्पल्स पीरियड गोल्डन एज ऑफ जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो होयसाला आर्किटेक्चर भी आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो। नेक्स्ट इज राजपूत किंग कछवाहा 11 to 18 सेंचुरी, इन्होंने भी जैनिज्म को सपोर्ट किया। राठौड़, इन्होंने टेम्पल्स बिल्ड करवाए। फिर जो सोलंकीज थे ये भी राजस्थान रीजन में थे, इन्होंने भी सपोर्ट किया जैनिज्म को। अब जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें, प्राइम स्ट्रॉन्गल नॉर्थ इंडिया में गुजरात रीजन में ज़्यादा जैन देखने को मिलते हैं। माउंट अब्बू दिलवाड़ा टेम्पल्स, पलिटना शतुरंजा 863 टेम्पल, द्वारका नेमिनाथ कनेक्शन। राजस्थान में जैसलमेर जोधपुर, फिर दिल्ली, उत्तर प्रदेश में मथुरा रीजन। साउथ इंडिया की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है श्रवण बेलागोला गोमतेश्वरा, यहाँ पे गोमतेश्वरा स्टैचू है। मुदबिद्री करकला एहोल, तमिलनाडु में मदुराई, पलचूर, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद रीजन एंड तेलंगाना। सो साउथ इंडिया में इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। देन ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो बिहार राजगृह, गिरनार, वैशाली, पवनपुरी, महावीरास, निर्वाण झारखंड में, पार्श्वनाथ हिल समेत शिखर। वेस्टर्न इंडिया में गुजरात, राजस्थान, गोवा। नेक्स्ट हम लोग बात करें हिस्टोरिकल डिक्लाइन की। 6th to 7th सेंचुरी राइज ऑफ हिंदुइज्म, भक्ति मूवमेंट का एरा आता है तो हिंदुइज्म का राइज होता है, उस वजह से डिक्लाइन होता है। देन वही आदि शंकरा बुद्धिज्म भी डिक्लाइन होता है और जैनिज्म भी डिक्लाइन होता है। फिर इस्लामिक पीरियड आता है तो टेम्पल डिस्ट्रक्शन, कन्वर्जन प्रेशर। 19th to 20th सेंचुरी में सोशल चेंजेस और माइग्रेशन की वजह से अब के टाइम में स्मॉल बट प्रोस्पेरस कम्युनिटी विद स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्रेजेंस। अब ये जैन कम्युनिटी काफ़ी स्मॉल है बट प्रोस्पेरस है, काफ़ी अमीर है। सेक्रेड टेक्स्ट की बात करें सो अगम्बास हैं जो कि कोर कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स ऑफ जैनिज्म है। ओरिजिनल अगर बात करें जो तीर्थंकरा ने लिखे थे वो अभी तक ज़्यादातर तो लॉस्ट हो चुके हैं, बस कुछ श्वेतांबर्स के ही टेक्स्ट अभी तक प्रिजर्व हैं। सेकेंडरी टेक्स्ट की बात करें कमेंटरी, समरीज एंड डॉक्ट्रिनल वर्क है। फिर टर्शरी लेटर हिस्टोरिकल, रिचुअल एंड फिलोसफिकल राइटिंग्स भी कुछ हैं। अब जो श्वेतांबर्स के 12 अंग हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज आचार रंग सूत्रा, ये किसके बारे में? मोनेस्टिक कंडक्ट और एथिक्स के बारे में। देन सूत्र कृतंगा, रेफ्यूटेशन ऑफ अदर डॉक्ट्रिन्स। स्थानवरा सूत्रा, डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्सटेंसेस। संव्यांग सूत्रा, क्लासिफिकेशन ऑफ बीइंग। व्याख्या प्रजनपति, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेस। जनपित सूत्रा, जनपुत्रा, टीचिंग उपसाका दसंगा, रूल्स ऑफ ले पीपल। अंतकृदसंगा, स्टोरीज ऑफ लिबरेशन। अनितुरपत दसंगा, स्टोरीज ऑफ गोड्स। देन पर्सना योग सूत्र, लॉजिकल डिस्कशन। देन विराहा पन्नति, एनालिसिस ऑफ डॉक्ट्रिन। देन 12th इज दृष्टिवदा, फिलोसफिकल ट्रीटीज। श्वेतांबर कैनन, अब उनके एडिशनल टेक्स्ट के बारे में बात करें तो 12 अंग थे, अब 12 उपंग हैं। सेकेंडरी टेक्स्ट ये क्या है? ये कमेंट्रीज और एक्सप्लेनेशन ऑफ अंग्स हैं। देन 6 छेदा सूत्रा, ये रूल्स फॉर मंक्स एंड नन्स रिगार्डिंग ऑस्टेरीज। देन 6 मूल सूत्रा, रूट टेक्स्ट, बेसिक डॉक्ट्रिन टेक्स्ट। 4 प्रनिकास, मिसलेनियस टीचिंग्स
Old as Shwetambar text Achar Rang Sutra dated to pre-Buddhist period, possibly old as surviving Sanskrit text. Next is Digambar canon, Satkhanda Agam, six-fold scripture. अब दिगंबर के षटखंडा अगम है, सिक्स फोल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? जननसरा, करमसरा, मूलसरा, गोमतसरा, द्रव्यासमग्रा, पदमसरा. स्टेटस कंसिडर्ड लो, रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कोटेशंस. ये सारे के सारे अभी तक गुम हो चुके हैं, बस कुछ कोटेशन से ही इनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया था. इम्पोर्टेंट दिगंबर टेक्स्ट एंड तत्व सूत्रा. फर्स्ट इज द्रव्या समग्रा. इसके उत्तर कौन थे? इसके उत्तर थे नेमी कंड्रा, 8th सेंचुरी, और कंटेंट क्या था इसका? ओंटोलॉजी एंड सब्सटेंसेस. देन जो टेक्स्ट है वो है स्याद रत्ना, इसके उत्तर थे मैली सेना. इसका कंटेंट क्या है? थ्योरी ऑफ मैनी साइडेडनेस. देन प्रभवन कंडी, इसके उत्तर कौन थे? प्रभा कंद्रा. इसका कंटेंट क्या है? एप्सिटिमोलॉजी. उमास्वती तत्वर्थ सूत्रा. उमास्वती तत्वर्थ सूत्रा, इसके उत्तर कौन थे? इसके उत्तर थे उमास्वामी उमास्वती, 4th to 5th सेंचुरी. लैंग्वेज थी संस्कृत. सिग्निफिकेंस मोस्ट अथॉरिटेटिव जैन फिलोसफिकल टेक्स्ट. कंटेंट क्या था? सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन ऑफ जैन डॉक्ट्रिन. accepted by both Digambar and Shwetambar. 359 sutras, commentaries multiple by both sect. और ये एक ही टेक्स्ट है जो कि दोनों द्वारा एक्सेप्ट किया गया है. वो कौन सा है? उमास्वती तत्वर्थ सूत्रा. फाइनल समरी की बात करें तो की पॉइंट्स फॉर यूपीएससी सक्सेस. फर्स्ट इज महावीरा जो थे वो थे ऑर्गेनाइजर, फाउंडर नहीं थे, और 24th तीर्थंकरा थे. देन ब्रह्मचर्या, ये महावीरा ने 5th वो ऐड किया था. देन अहिंसा, सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म. देन अनेकवाद, यूनिक कंट्रीब्यूशन, मल्टी पर्सपेक्टिव फिलोसफी. गुमतेश्वरा वर्ल्ड्स टालेस्ट मोनोलिथिक 57.6 फीट स्टैचू. दिवाली, डिफरेंट रीजन फॉर जैन. जैन महावीरा के निर्वाण की वजह से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. सेक्ट की बात करें तो वुमेन्स लिबरेशन की थियोलॉजिकल डिफरेंस. कर्म की बात करें, सबटल मैटर इन जैनिज्म, नोट मोरल एक्शन. नॉलेज, 5 टाइप्स ऑफ हायरार्किकल नॉलेज, जिसमें कि केवल जना इज हाईएस्ट. संघ, 4 फोल्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. मंक सबसे पहले इसमें होते हैं ले वुमेन, फिर ले मैन, फिर नन्स, और फिर मंक्स. सो ये संघ का स्ट्रक्चर है. So that's it for today's class. I hope you gained a lot of knowledge. Take care. Goodbye.